वंस अगेन हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। सेमीकंडक्टर की हम शुरुआत कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने देखा सेमीकंडक्टर किस तरीके से बनता है। लेक्चर 2 में हम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में आपके सामने जो चीज यहाँ पर दिख रही है वो सेमीकंडक्टर दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोला जाता है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब यह है कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। अगर ये जर्मेनियम का है तो इसमें हर एक एटम जर्मेनियम का है, अगर ये सिलिकॉन का है तो इसमें हर एक एटम सिलिकॉन का है। तो इसको अपन बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा है यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है जिनमें कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम कुछ मिलावट कर देते हैं, और मिलावट करने से क्या होता है कि इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब मिलावट दो तरीके से हो सकती है। एक मिलावट है जिसमें आपने इम्प्योरिटी ऐड करी है पेंटावेलेंट, मतलब उसके जो आपकी आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, अपन ने वो ऐड कर दिए। और दूसरी है जो हम पढ़ रहे हैं वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और इस प्योर सेमीकंडक्टर में अगर अपन ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। इम्प्योरिटी जैसे यहाँ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये आपका BAl, ठीक है, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। आप लोगों ने ये जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई करते हैं वो कॉलम को अगर आप गौर से देखेंगे तो प्योर सेमीकंडक्टर जनरली 14th कॉलम में था पीरियोडिक टेबल के। ट्राईवेलेंट में ये आपकी ये 13th कॉलम है, और पेंटावेलेंट में आपका 15th कॉलम है। तो जिन्हें आप लोगों ने तो पढ़ ही रखा है ना जो पीरियोडिक टेबल, तो उसमें तो सारे कॉलम्स आपको याद ही होंगे, और आप लोगों ने ट्रिक भी याद कर रखी होंगी। जैसे इस 14 ग्रुप की ट्रिक थी जो मैंने याद करी थी बचपन में, वो थी कहें शिव जी सुनो पार्वती। तो ऐसे ही फिर ऐसे ये जो आपका 15th है इसका था बैंगन आलू गाजर इन थैला, इंडियम, फिर नीचे TH आता था। तो मस्त चीज़ थी वो भी, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हालांकि मुझे पता चला है कि अब जो नए बच्चे पढ़ रहे हो वो ट्रिक्स थोड़ी सी बदल गई हैं। तो अपन ने सीख लिया कि सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। एक्सट्रिंसिक मतलब जो इम्प्योरिटी के बेसिस पर बनता है, या जिसमें कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, एन टाइप और पी टाइप। कैसे इम्प्योरिटी ऐड करते हैं समझते हैं। एक टेक्निकल टर्म होती है इम्प्योरिटी के लिए जिसको बोला जाता है डोपिंग। डोपिंग का मतलब है, जैसे आप लोगों ने वो टर्म भी सुना होगा ना कि जैसे स्पोर्ट्स में होता है कि डोपिंग की वजह से इस प्लेयर को बाहर कर दिया गया। तो डोपिंग का काम क्या है कि आप वहां से अगर समझें कि एक पर्सन की एक कैपेबिलिटी थी, एक बॉडी स्ट्रेंथ थी, उसके बेसिस पर उसने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसने कुछ ऐसी ड्रग्स ले ली जिससे उसकी वो कैपेबिलिटी बढ़ गई। तो वो कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए वहां पर उसने जिस सब्सटेंस को लिया, तो अपन कहते हैं भाई इसने डोपिंग टेस्ट में ये फेल हो गया, या इसका टेस्ट हुआ तो डोपिंग में फेल हो गया। ऐसे ही यहां पर कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर की हम कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो इम्प्योरिटी ऐड करने के काम आती हैं। उस प्रोसेस में इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। तो जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है, एट रूम टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, इज वेरी लो, बहुत कम होती है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स सम इम्प्योरिटीज आर एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि मैंने बता दिया आपको। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग एंड द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बात मैंने समझा दी, और मैंने कुछ नीचे कुछ फैक्ट्स लिख दिए हैं। इन फैक्ट्स को जरा सुनिए कि आखिर डोपिंग कितनी करनी है जिससे कंडक्टिविटी अपने को बढ़िया मिले। तो सबसे पहले तो देखो, इन जनरल अगर देखा जाए तो डोपिंग होती है 1 पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में एक एटम डाला जाता है। मतलब अगर सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर है और अगर उसके 1 मिलियन अपने पास एटम है तो उसमें एक इम्प्योरिटी ऐड करी जाएगी एक एटम की। तो ऐसे ही अपन ने एक यहाँ पर एक आपको एक फैक्ट्स लिख दिए हैं कि सिलिकॉन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब हमें ये समझना है कि आखिर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इतनी कम क्यों होती है। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होने के पीछे का कारण है कि वो सेमीकंडक्टर है, इसीलिए तो उसे बोल रहे हैं। तो आखिर कितनी कम है,
तो बोला गया कि जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है जो सिलिकॉन में या सेमीकंडक्टर, ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल में, वो 10⁻12 एटम पर सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सिमिलरली अगर आप जर्मेनियम में देखेंगे तो जर्मेनियम में 10⁻9 एटम पर आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। और यहीं अगर आप कंडक्टर की बात करेंगे जैसे कि कॉपर, तो कॉपर के लिए आप देखो तो हर एटम पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये देख रहे हो कि यहां पर 10⁻12 इलेक्ट्रॉन है और 12 एटम है, उनमें सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो कंडक्टिविटी तो कम होनी ही थी। तो इस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम डोपिंग का इस्तेमाल करते हैं, इंप्योरिटी बढ़ाते हैं। तब भाई कौन से एटम में कौन सी लगानी है इंप्योरिटी, वो भी समझते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, जैसे डोपिंग का तो अपन ने मतलब समझा दिया आपको, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब क्या किस किस चीज का ध्यान रखना है, जैसे हर कोई भी आप कोई भी एक मटेरियल उठा रहे हो तो उसका एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। लैटिस का मतलब आप केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है, अब तो वो शायद चैप्टर ही हट गया है आपके केमिस्ट्री से, सॉलिड स्ट्रक्चर, जिसमें हम पैकिंग पढ़ते थे, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होते थे कि हम एटम को किस तरीके से अरेंज करते हैं कोई भी अगर मटेरियल बनता है तो उसमें हमने देखा था कि यार यहां पर अगर अपन डोपिंग करनी है तो इस तरीके से डोप करनी है कि भाई अगर कोई एक एटम हटा के एक दूसरा एटम उसकी जगह रखा जाए तो पहले तो बात उसका साइज सेम होना चाहिए। तो द साइज ऑफ डोपेंट जो हम इंप्योरिटी एटम ऐड कर रहे हैं शुड बी ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ क्रिस्टल एटम, सो दैट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड रिमेन सेम। तो आप वो चैप्टर अब आपके केमिस्ट्री में नहीं है, तो अब आप इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक या जिस तरीके का भी सॉलिड स्ट्रक्चर होता था वो कैसा रहा होगा। बिकॉज ऑफ डोपिंग सेमीकंडक्टिंग लैटिस शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, देयरफॉर डोपिंग कंसंट्रेशन इज केप्ट लो। अब आप लोगों के मन में ये भी पॉइंट आया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है कि आखिर इतना कम इंप्योरिटी ऐड क्यों कर रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण है कि ज्यादा कर दोगे तो उसका जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। ऐसे समझ लो, अगर समझ नहीं है तो, जैसे मान लो ये एक अपने पास क्यूब है ना, देखो सिंपल भाषा में समझाएं, अभी हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर था कि इसके हर कॉर्नर पे एक एक एटम रखा था, समझने में कुछ नहीं हो रहा, ऐसे समझ लेते हैं। अब हमने क्या किया, इस कोने वाले एटम को हटाया कि भाग यहाँ से, और इसकी जगह में एक दूसरा एटम ले आया। अगर ये बड़ा हुआ तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए, तो सेम साइज के होने चाहिए। अगर मान लो तुमने कॉन्सेंट्रेशन इसकी बहुत ज्यादा कर दी इंप्योरिटी की, तो क्या होगा कि भाई हमने यहां से भी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, तो अब यहां पर सारे अपन ने इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो अब ये ओरिजिनल रहा ही नहीं, इसकी वजह से इंप्योरिटी अपन को कम ऐड करते हैं। डोपिंग कितनी होती है वो भी आइए समझते हैं। तो डोपिंग किस तरीके की होती है, तो अगर इम्प्योर एटम और प्योर एटम का रेशियो देखा जाए तो ये रेशियो 10⁻6 एटम में सिर्फ एक इंप्योरिटी ऐड करी जाती है। यहां से लेके यहां तक वेरी करता है कि आप 10⁻10 एटम पे भी एक इंप्योरिटी ऐड कर सकते हैं, 10⁻6 एटम पर भी एक इंप्योरिटी ऐड कर सकते हैं, और अगर एवरेज की बात करी जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि 10⁻8 प्योर एटम में सिर्फ एक इंप्योरिटी ऐड करी जाती है। लेकिन इस एक इंप्योरिटी के ऐड करने से कंडक्टिविटी पे कितना फर्क पड़ता है, तो वो कंडक्टिविटी 10⁻5 टाइम्स हो जाती है। क्या प्यारी बात है, मतलब आपने ऐड इतना कम किया लेकिन कंडक्टिविटी कितने टाइम बढ़ गई, 10⁻5 टाइम्स। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं जो आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब देखो आप लोगों ने समझ लिया कि भाई इंप्योरिटी ऐड करते हैं, अच्छी बात है सर, समझ में आ गई। तो इंप्योरिटी किस तरीके से ऐड करने से किस तरीके का सेमीकंडक्टर बनता है उसे समझा जाए। तो यहां पर आपके सामने एक लेटिस स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है कि भाई सिलिकॉन अगर देखा जाए तो सिलिकॉन के ऐसे एटम होंगे, सिलिकॉन Si14 होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास, अरे ना कर लाला, 284। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो बॉन्ड बनाने के लिए, वैलेंस बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास अवेलेबल है। तो यहां पर देखो ये सिलिकॉन, तो कोई भी एक सिलिकॉन देखो तो इसके देखो 4 आपको देख रहे होंगे, 1 2, मतलब अगर 2 एटम के बीच में भी देखोगे तो जो कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो कंडक्शन के लिए बोल रहे हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर ये एक एक शेयर कर रहे हैं अपना,
यहाँ पर भी एक एक शेयर कर रहे हैं अपना, यहाँ पर भी एक एक शेयर कर रहे हैं अपना, यहाँ पर भी एक एक शेयर कर रहे हैं अपना, और ये बॉन्ड बन जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें इसके 4 फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इसके नियर बाई के मिलके एक बॉन्ड बन गया। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें से क्या किया कि मुझे तो कंडक्टिविटी बढ़ानी थी, तो मैंने इंप्योरिटी ऐड कर दी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए मुझे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इसमें ऐड करनी थी। पेंटावेलेंट का मतलब है कि जिसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5। अब 5 अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेंगे, इधर एक बन गया तो 1 2 3 और एक चौथा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा ना दोस्त। तो जो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर अब कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे ही यहां पर मैंने एक जगह और बना दिया, जैसे यहां पर ये देखो ये एंटीमनी, तो एंटीमनी जैसे यहां पे लिया तो एंटीमनी में ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इससे कंडक्शन में फायदा मिल गया। तो ध्यान आपको ये रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मुझे कौन सी इंप्योरिटी ऐड करनी है, पेंटावेलेंट, जिससे कि उसका 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाने में यूज आ जाए, और कोवलेंट बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन यूज आ जाए, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करे। अब एक चीज और देखो, यहां पर इस सिस्टम में जो सिलिकॉन थे, सिलिकॉन के एटम थे, वहां पर आपने एंटीमनी चिपकाया पेंटावेलेंट, तो इसने आके इस सिस्टम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसकी वजह से इसको बोलेंगे ये डोनर इंप्योरिटी। क्या नाम देंगे इसको, डोनर इंप्योरिटी। डोनर इंप्योरिटी, डोनर इंप्योरिटी ने क्या किया कि भाई यहां पर आई और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो डोनर इंप्योरिटी ये एक आयन की तरह काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो आयन तो रहेगा पॉजिटिव, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका रहेगा कि एक पॉजिटिव आयन होगा और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो हमने ये समझा कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से एक तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और जो एक्स्ट्रा आए हुए एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसकी वजह से उस इंप्योरिटी को बोला जाता है डोनर इंप्योरिटी। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक क्या हो रहा था कि आपका जो प्योर सेमीकंडक्टर था, तो प्योर सेमीकंडक्टर में जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन थे उतने ही आपके पास होल थे। इसी तरीके की बात थी, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही होल थे। लेकिन अब यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम में अब जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ होल्स हैं वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसीलिए इसका नाम एन टाइप है, ऐसे याद रखो। एन मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये ऐसे याद रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके बात। इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाता हूं बना के, जैसे ये मैंने यहां बना रखा है। तो जो आपने डोनेट किया, जो डोनर आयन था, तो इमोबाइल डोनर इंप्योरिटी आयन, इमोबाइल मतलब भारी है, चल नहीं सकता है, रुका हुआ है, इमोबाइल चल नहीं सकता। इमोबाइल डोनर इंप्योरिटी आयन, जैसे एंटीमनी था अपने केस में, तो ये तो एंटीमनी हो गया जो प्लस वाला है, और इसके पास पास ये जो चिपके हुए ये सारे के सारे वो इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा वो लेके आया है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर देखो होल तो आपको एक आधी दो दिख रहे हैं, लेकिन आप फ्री इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं जो एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4। जैसे यहां पर आप देख रहे होगे कि जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है और होल कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। इस पूरी चीज को अपन समराइज करते हैं। कैसे समराइज करेंगे, ऐसे, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड बाय पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, दैट इज फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी 15th ग्रुप, देन 4 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में से 4 ऑफ इंप्योरिटी टेक्स पार्ट इन कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड बन गया विद 4 सिलिकॉन एटम, जो क्योंकि हमने 4 हटाए, 4 जोड़े, एक एक्स्ट्रा, सराउंडिंग इट, एंड द 5th इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री। तो जो एक्स्ट्रा वाला है यही कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। द इंप्योरिटी एटम्स विच डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन आर कॉल्ड एज डोनर इंप्योरिटी, क्योंकि इन्होंने डोनेट किया है तो इसकी वजह से ये हो गए डोनर इंप्योरिटी। हियर फ्री, हर नहीं भाई, हर तो ज्यादा हो जाएगा।
हियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज वेरी मच, सो इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान रखना, रीजन भी मैंने बता दिया था, याद रखने के लिए, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, चार्ज नेगेटिव है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। हियर इंप्योरिटी आयन नोन एज इमोबाइल डोनर पॉजिटिव आयन। डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन तो डोनर, डोनर पॉजिटिव आयन। एंड एक मूवी भी तो आई थी डोनर के नाम से, क्या विकी डोनर थी। तो वैसे ये तीसरा जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज मेजॉरिटी, क्योंकि हमें पता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो मेजॉरिटी, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है वो माइनॉरिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यहां पर किस चीज का है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी में है और जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी में है, तो इसकी वजह से वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाएंगे। एन टाइप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पी टाइप देखते हैं। पी टाइप में क्या है कि अब हम 13th ग्रुप में आ गए। जो इंप्योरिटी ऐड करनी है वो हम 13th ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करेंगे। अब 13th ग्रुप की इंप्योरिटी की खासियत क्या है कि उसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बॉन्ड बनाने में कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 3। अच्छे से दिमाग में सेट हो गया कि जैसे यहां पर मैंने एल्यूमिनियम ले लिया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने सिलिकॉन का एक एटम यहां से हटाया तो सिलिकॉन का एक एटम हटाने पर मुझे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि सिलिकॉन 4 बना रहा था। अब जैसे ही मैंने यहां पे एल्यूमिनियम रखा तो भैया इसके 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिए, 1 2 3, ये वाली जगह खाली रह गई। अब ये जगह खाली रह गई तो इसका क्या किया जाए। तो इस खाली जगह को भरने के लिए क्या होता है वो समझो। इस खाली जगह को भरने के लिए सिलिकॉन के आसपास के जो भी इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए थे सिलिकॉन के साथ, वो टूट जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो मैं काम करता हूं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को उठाता हूं और यहां पर ले आता हूं। समझ गए बात को। इसको और सिंपल समझना है तो ऐसे समझ सकते हो, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ज्यादा ही हो गया, सिलिकॉन सिलिकॉन, ऐसा। ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे ऐसे। अब यहां पर अपन ने इसको हटा दिया, तो जैसे ही अपन ने इसको हटाया और इसकी जगह रख दिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के पास 3 थे तो 1 2 3 तो बन गया। अब यहां पर एक जगह बची, तो इसके लिए क्या किया कि इसके नियर बाई वाला जो भी कोवलेंट बॉन्ड बना होगा, जैसे मान लो यहां वाला कोवलेंट बॉन्ड बना है तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उठेगा और यहां पर मूव करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग तो बन गई, लेकिन इससे एक रायता फैल गया। एल्यूमिनियम के पास एक एक्स्ट्रा चार्ज आया है तो ये तो निगेटिव आयन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। दूसरी कहानी कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटा तो यहां ये कोवलेंट बॉन्ड टूट के जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, तो इसकी वजह से यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इसी वैकेंसी को अपन होल कहते हैं। आप लोगों को ये होल का कॉन्सेप्ट अपन पहले के लेक्चर में बता चुके हैं। तो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का कोवलेंट बॉन्ड टूटने से ये होल यहां से यहां मूव किया, या ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव किया, तो इसकी वजह से यहां पर एक होल क्रिएट हो गया। वर्चुअल चार्ज की तरह अपन इसको कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया है तो यहां पर कैसा चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव। ऐसा अपन कंसीडर करते हैं। ठीक है मित्र। अच्छा चलो भाई, तो मुझे ये समझ में आया कि यहां पे तो बॉन्ड बन गए चारों के चारों और एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गया, जो कि यहां मैंने लिख रखा है 3 मार के कि एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गया। तो ऐसे ही आपने यहां पर भी एक एल्यूमिनियम ऐड किया, यहां पर भी एक एल्यूमिनियम ऐड किया है, तो इसकी वजह से यहां पर भी एक होल क्रिएट हो रहा होगा, यहां पर भी एक होल क्रिएट हो रहा होगा। तो होल क्रिएशन होने के पीछे का रीजन है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। दूसरा, जो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास अब कम हो गए और नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी। होल पे चार्ज हटने से हम वर्चुअल चार्ज पॉजिटिव मानते हैं, इसकी वजह से यहां पर इसको नाम दिया गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, होल्स ज्यादा है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बात समझ में। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपको तो आप नीचे लिख देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक क्या हुआ कि भाई आपके पास जो भी एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी आप लेके आए, जैसे वहां एल्यूमिनियम था,
वो एल्यूमिनियम लेके आने से जैसे ही उस पे चार्ज आपने इलेक्ट्रॉन उसके पास आया, तो इम्प्योरिटी पे तो चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। और उसने क्या प्रोड्यूस किया, एक होल। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि ये नेगेटिव इमोबाइल एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन है। अब अगेन यहां पर इसने बाहर से बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए इसका नाम है एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर इंप्योरिटी आयन। एक्सेप्टर ध्यान रखना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ओके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसके नियर बाई होल्स होंगे। तो यहां पर भी देख रहे होंगे तो जो फ्री होल्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, या वैसे भी होल्स यहां पे आपको ज्यादा ही दिख रहे होंगे। तो होल्स जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो भी मैं बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बहुत कम है। तो ये बात अपन ने पहले भी देख ली थी। ये भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसका इस्तेमाल जब मैं आगे जंक्शन डायोड पढ़ाऊंगा तब इस फिगर का इस्तेमाल करूंगा। तो एन टाइप में जो निगेटिव वाले हैं वो मूव करने वाले नहीं है, क्योंकि वो इंप्योरिटी आयन है, और इनकी वजह से जो होल क्रिएट हुए हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्शन में। अच्छा, अब यहां पर एक बात है कि यार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो कंडक्शन बैंड में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो होल्स हैं वो तो वैलेंस बैंड में रहते हैं, वो कंडक्शन बैंड में नहीं रहते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं वो भी अभी समझते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो भी कहानी है वो हमने वापस से लिख दी है यहाँ पे, कि व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डुप्ड बाय ट्राइवेलेंट impurity, then the outermost 3 electrons of the valence band of the impurity ion takes part in covalent bonding with 4 silicon atoms surrounded by 8। ये तो बता ही दिया। This shows that there remains a vacancy in the band. To fill this vacancy, an electron is accepted from the neighboring atom, leaving a hole from its own site. Bond टूटा, इलेक्ट्रॉन आ गया। Thus an electron formed, thus an extra hole is formed. These impurity atoms accepting bonded electron from valence band are called as acceptor impurity। जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन लेके आया डोनेट कर दिया वो डोनर। impurity ions known as immobile acceptor, negative ion, जो मूव नहीं कर सकते, भारी है। Here holes increases very much, so it is called p type semiconductor। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है और होल्स ज्यादा हैं, तो p मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, तो होल मेजॉरिटी में। ऐसी n टाइप में निगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ के देखा जाए। अब देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक देख लिया, एक्सट्रिंसिक समझ में आ गया होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर देखा जाए तो ऐसी बात है कि भाई तुमने कोई इंप्योरिटी जब ऐड ही नहीं करी तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही होल्स थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर होंगे। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को एक रिप्रेजेंटेशन में लिया जाता है कि अगर होल्स और इलेक्ट्रॉन की अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो उसको बोला जाता है एन आई, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कॉन्सेंट्रेशन। दस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, और इसको बोलते हैं एन आई के बराबर। तो ये हो जाएगा एन आई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये तो मैंने बता ही चुका कि इंट्रिंसिक का एक और नाम होता है प्योर। अब भाई ये डिपेंड किस पे करती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के अलावा और किस पे डिपेंड करती है? बैंड गैप पे, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल की किस टाइप का मटेरियल है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है मित्र, आगे देखते हैं। अब देखो भाई, जो हम बताना चाह रहे थे कि इन तीनों में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट होता है। देखो समझो, आपके पास तीनों का कंपैरिजन एक साथ बता दिया। एक है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब विशुद्ध, शुद्ध मतलब, विशुद्ध मतलब अच्छी तरीके से शुद्ध। यहां पर देखो वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में अपन ने दोनों रिप्रेजेंटेशन कर रखे हैं, दोनों बैंड। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में गया तो यहां पे होल क्रिएट हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक होल क्रिएट हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर रही। सिमिलरली दूसरे के लिए भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल, वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जो जगह बचेगी वो होल बन गए। बहुत अच्छे। एन टाइप में क्या हुआ कि एन टाइप में आप ऑलरेडी लेके आए थे ना इंप्योरिटी, तो आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था। वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन के पास ही बैठा था कि भाई मैं तो कंडक्शन कराने के लिए तैयार बैठा हूं। तो यहां पर देखो कि जो आप डोनर इंप्योरिटी का जो लेवल है
वो कंडक्शन बैंड के पास है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो डोनर इम्प्योरिटी लेवल कंडक्शन बैंड के पास है, ताकि ये तो फ्री है ना, तो वो आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, इसका वैलेंसी बैंड से कोई भी लेना देना नहीं है। और यहां पर ये तो प्रोसेस चले गई कि कुछ वैलेंसी बैंड छोड़ के एक आध इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो वहां से भी होल प्रोड्यूस होगा ही। सिमिलरली अब आप देखोगे अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर का जो इंप्योरिटी लेवल होगा, वो एक्सेप्टर का जो एनर्जी लेवल होगा वो नियर बाई होगा किसके, वैलेंस बैंड के, क्योंकि वैलेंस बैंड में ही होल क्रिएट होता है। तो होल वैलेंस बैंड से क्रिएट होके यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये एक्सेप्टर के पास चला जाएगा, और एक्सेप्टर के पास जाएगा तो वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो पी एन टाइप में जो इंप्योरिटी लेवल है डोनर का, वो कंडक्शन बैंड के पास होगा, और पी टाइप में जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल है वो वैलेंस बैंड के पास होगा, क्योंकि जो होल का क्रिएशन है वो वैलेंस बैंड में होता है, तो उसके पास दिखना भी चाहिए। ओके, किसी के मन में ये डाउट पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, चलो मैं दूर कर देता हूँ वो डाउट, पहले पूछता हूँ फिर दूर करता हूँ, फिर थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। डाउट ये है कि मेरा छोटा सा डाउट ये है कि अगर जो होल्स हैं, अगर होल्स वैलेंस बैंड में लाई करते हैं, तो फिर ये किस तरीके से कंडक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर जो होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में लाई कर रहे हैं, तो उससे कंडक्शन कैसे इंक्रीज हो जा रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सोचिए, तब तक मैं आगे पढ़ाता हूं। इंट्रिंसिक में होल्स करंट है, वो करंट दोनों की वजह से होगी, क्योंकि मूवमेंट उसी हिसाब से होगा, तो करंट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। एन टाइप में मेजोरिटी में जो होगा इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से होगी, पी टाइप में मेजोरिटी में जो होगा उसकी वजह से होगी। यहाँ पर होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ये बात पता ही है आपको कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, यहाँ होल्स का ज़्यादा है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से है, दोनों ऐड होती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्योंकि होल की वजह से बहुत कम है, यहाँ पर होल की वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत कम है। हर काम मेजोरिटी के हिसाब से ही होगा यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों ही सेमीकंडक्टर के बारे में ऐसा लोग पूछ सकते हैं कि अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो बताओ उस पर चार्ज क्या है। कई बच्चे लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं होता। तीनों ही न्यूट्रल हैं, चाहे प्योर हो, चाहे एन टाइप हो, चाहे पी टाइप हो, तीनों ही एकदम प्योर सेमीकंडक्टर न्यूट्रल सेमीकंडक्टर है। तो इस बात को ध्यान रखना कि पी हो एन हो, सारे के सारे सेमीकंडक्टर न्यूट्रल सेमीकंडक्टर होते हैं। अच्छा जी, और फिर नीचे तो आपको ये पता ही है, यहाँ पर बराबर होती है, यही चीज वापस से लिख दी है, कौन मेजोरिटी में होगा और कौन माइनॉरिटी में होगा। ओके मित्र, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। मास एक्शन लॉ को समझा जाए। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर सोचा क्या आप लोगों ने? सोचा तो लिखो, अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर सोचा है तो लिखो, नहीं सोचा है तो फिर मैं बताता ही हूं। मास एक्शन लॉ, ये लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होल कॉन्सेंट्रेशन का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इंट्रिंसिक के कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये लॉ लिख रखा है। पहली बात तो हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन अपने लिए यूजफुल है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, तो फिर सर हाइपोथेटिकल है तो फिर हम क्यों यूज कर रहे हैं? वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इससे ना अपने को ये पता चलता है कि जो मटेरियल है वो मटेरियल किस टाइप का है, उसका नेचर क्या है। तो इस लॉ से हम पता कर लेते हैं कि वो उसका नेचर क्या है, वो एक्सट्रिंसिक है इंट्रिंसिक है, ये सब पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि रूम टेम्परेचर पर जितने भी मोस्ट ऑफ द एक्सेप्टर आयन गेट्स आयोनाइज्ड लीविंग होल इन द वैलेंस बैंड। रूम टेम्परेचर मतलब वो 25-27 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास, मोस्ट ऑफ द एक्सेप्टर आइटम्स जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो मोस्ट ऑफ द एक्सेप्टर एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं और वहां पर एक वैलेंस बैंड में वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है। Thus, at room temperature, the density of holes in valence band is predominantly due to the impurity in the extrinsic semiconductor. ये तो कॉमन सी बात है, ये तो मैंने अभी बताई दी है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से छोड़ के कंडक्शन में कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन निकल के अपने पास जो एक्सेप्टर आयन है उसके पास चले जाएंगे
और एक्सेप्टर के पास जाने की वजह से वहां पर होल क्रिएट होगा, और उस होल को, जो होल जिस लेवल में लाई करेगा, जिस बैंड में लाई करेगा, वो बैंड है वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड से होल क्रिएट हो गया। इसको अगर आप दूसरे तरीके से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि वहां पर जो भी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रीडोमिनेंटली होल्स हैं। तो इसी बात को वो कह रहा है कि वो इट इज ड्यू टू इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी ऐड करी तभी तो ऐसा हुआ ना दोस्त। ठीक है, एन के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है। एनएच के बारे में बता दिया, होल कॉन्सेंट्रेशन है। होल कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली वैलेंस बैंड में होगा, और जो अपना इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ऑब्वियसली कंडक्शन बैंड में होगा। एन के बारे में आपको पता ही है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है। एंड इसके बाद जो बात मैंने पहले बोली थी वो यहाँ पे लिख भी दी है। दो द above description is grossly approximate and hypothetical, it helps in understand the difference between metals, semiconductor, insulator, दोनों ही टाइप के, इन अ सिंपल मैनर। ठीक है, तो अपने लिए काम का है, अपन को इस लॉ को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इंट्रिंसिक के स्क्वायर की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। चलो अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे, मतलब मैंने पूछा था और आपने आंसर दिया था। वो क्वेश्चन ये था कि ये तो वैलेंस बैंड में अगर होल्स बन रहे हैं तो फिर इससे कंडक्शन किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए अलग से स्लाइड में बता देते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है लाला, ऐसा एक सिंपल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अब क्या हुआ कि यहां पर ये वाला जो सिलिकॉन है इसको मैंने हटा दिया, तो सिलिकॉन को हटा दिया तो यहाँ पर इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो इम्प्योरिटी ऐड कर दी भाई। तो ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से तीन जगह तो बॉन्ड बन गए। इस जगह बनाने के लिए ये वाला बॉन्ड सपोज करो ब्रेक हो गया, तो ये वाला सब बॉन्ड ये वाला जो बैंड, क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हुआ तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ गया और यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। यही कॉन्सेप्ट था। ये होल क्रिएट हुआ, ये होल मूव नहीं करता है। क्या होगा, इस होल को भरने के लिए कोई दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन चल के यहां आएगा, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन चल के यहां आएगा तो यहां पर नया होल क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि होल यहां से मूव हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट के यहां पर गया है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन हुआ। दूसरे शब्दों में देखें, दूसरे नजरिए से तो ऐसा बोल देते हैं बच्चे कि यहां से यहां होल मूव हुआ, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, होल थोड़ी मूव हुआ है। होल तो नया क्रिएट हुआ है, किसकी वजह से, इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो पहले होल क्रिएट हुआ था उसकी बॉन्डिंग कराने के लिए जो गया है। ठीक है, तो होल का मूवमेंट इस तरीके से होता है। एक्चुअल में होल का मूवमेंट नहीं होता, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और हमें लगता है कि होल मूव कर रहा है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, मैथमेटिकल कहानी है तो अपने को और बुद्धि समझना पड़ेगा। तो हालांकि ये तो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान है। आप लोगों ने ये दोनों फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है म्यू टाइम अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझनी है कि यहाँ पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होल की वजह से है, बोलना चाहिए करंट इलेक्ट्रॉन होल की वजह से है, और जो मोबिलिटी है वो भी इलेक्ट्रॉन होल दोनों की वजह से है। तो आपको हर बार इक्वेशन में दोनों ही लिखने हैं, करंट भी दो बार लिखनी है, एक बार कंडक्शन, एक बार होल की वजह से, एक बार इलेक्ट्रॉन की वजह से, और आपको मोबिलिटी भी दोनों वजह से लिखनी है। मोबिलिटी अगर दोनों वजह से है तो फिर आपके पास इस तरीके से चीजें दिखेंगी। करंट है इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों का एडिशन, क्यों, क्योंकि देखो यार इस तरीके की बैटरी में ये कंडक्शन करंट अगर जो करंट है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो उधर जा रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे होंगे तो करंट इधर होगी। और करंट कौन सी, तो ये देखो ये वाली करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इधर है। दूसरा, अगर यहां पर ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है ऑब्वियसली, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो जो होल की डायरेक्शन होगी वो भी राइट साइड ही होगी होल के मूवमेंट की, तो हम यहां पर होल्स की करंट भी इस डायरेक्शन में होगी, इसीलिए दोनों करंट को ऐड कर देंगे। तो दोनों करंट को ऐड कर दिया, तो आई ई मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट, एन ई ए वी डी, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की,
एन ई ए वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी, होल्स की। नंबर ऑफ जो होल कॉन्सेंट्रेशन है एन की जगह इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन आई के केस में, होल कॉन्सेंट्रेशन होल के केस में। वीडी की वैल्यू म्यू ई डाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, म्यू मतलब मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन वाले में इलेक्ट्रॉन, होल वाले में होल, दोनों को ऐड कर दिया, करंट आ गई ई ए ई म्यू ई एन ई म्यू एच एन एच। आपको ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बेसिक अगर याद है तो खुद भी ड्राइव कर लोगे पेपर में, कोई लोड नहीं है, कुछ रट्टा मत मारो ये सब। प्योर सेमीकंडक्टर के केस में आपको पता है ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एन आई लिख देंगे, तो एन आई बाहर कॉमन आ जाएगा, तो बन जाएगा एन आई ई ए ई म्यू ई प्लस म्यू एच। तो बेसिक अगर आपको पता है कि भाई यहां पर दोनों की वजह से करंट और कंसंट्रेशन होगी, तो आप पेपर में खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। हालांकि नीट वाले बच्चे जिनको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वो लोग तो रट्टा मार लें। जेई वालों के लिए जेई मेंस में भी याद कर सकते हो, और एडवांस में तो खैर ड्राइव कर लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं। आइए देखते हैं। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। आई आपने निकाल लिया, एरिया से डिवाइड कर दो तो सीधा बस ए नीचे चला जाएगा, सेम फॉर्मूला बन जाएगा, बाकी सब चीजें आपको पता है। ठीक है, आसान। फिर आते हैं रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, अगेन रजिस्टिविटी भी दोनों की वजह, ये कंडक्टिविटी है सॉरी, ये है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी है दोनों की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों की वजह से। तो कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला अपने को याद है, म्यू एन ई, है ना, ये तो याद है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो ये हो जाएगा म्यू एन ई। तो यहाँ पर इसको बस म्यू एन ई, एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार होल के लिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल की कहानी बचेगी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में ये भी आपका कॉमन आ जाएगा, एन आई एन ई एन एच बराबर हो जाएगा, एन आई आ जाएगा, तो एन आई बाहर चला गया, तो अंदर बचेगा एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो आप लोग चाहो तो ये जो रेड वाले जो मैंने बंद कर रखे हैं, रेड नहीं ऑरेंज है, ऑरेंज है कि येलो है, कैसा दिख रहा है आपको? थोड़ा अजीब ही दिख रहा है। तो जो भी कलर है, ये लड़कियों को ज़्यादा पता होता है कलर कौन सा होता है, भाई लड़कों को नहीं समझ में आता। ये जो भी कलर है वो कलर का याद कर लेना फॉर्मूले, ये दोनों डिब्बे, ठीक है, तो आपका मेहनत बच जाएगी पेपर में। ओके, म्यू ई मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो गई, म्यू एच होल्स की मोबिलिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, होल का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और इंट्रिंसिक का कैरियर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। सारी चीजें तो आपको पहले से ही फेमिलियर हैं, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे देखा जाए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में गए। ठीक है, ये फॉर्मूला जेई के लिए काम का है बहुत, नीट के लिए काम का नहीं है बिल्कुल भी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय, और बोर्ड के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। हाँ, तो वही बताना पड़ेगा ना। तो एन ए टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 2 के टी, वेयर डेल्टा ई जी इज बैंड गैप, और दूसरा ए कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। खैर, नीचे आते हैं। 3 और कहानियां लिख रखी हैं। ये कहानियां मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, एक बार मैंने डिटेल में लिख दी हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताई हैं, कि सिलिकॉन के केस में रूम टेम्परेचर पर 10⁻12 एटम्स के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो वैलेंस से कंडक्शन में जाता है, जो कि मैंने आपको रेशियो बताया था 1:10⁻12। और सिमिलरली जर्मेनियम के लिए ये रेशियो है 10⁻9 एटम में ओनली एक एटम जाएगा वैलेंस बैंड में कंडक्शन से। ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन में 10⁻9 जर्मेनियम के एटम में सिर्फ एक होगा जो आपका पार्टिसिपेट कर रहा होगा कंडक्शन में। और सेमीकंडक्टर में ये लाइन याद रखना, ओम्स लॉ इज अप्रोक्सीमेटली ओबेड। भाई हमेशा नहीं है, ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हमेशा काम नहीं करता, थोड़ा बहुत करेगा। तो ओम्स लॉ इज अप्रोक्सीमेटली ओबेड ओनली फॉर लो इलेक्ट्रिक फील्ड। लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी याद नहीं रखनी, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। Above this field the current becomes almost independent of applied field। तो उस केस में ओम्स लॉ वैसे ही वैलिड नहीं होता, मतलब जब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी तो V इज इक्वल टू आई आर का आप लगा ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। आओ भैया प्रश्नों का दौर शुरू किया जाए। प्रश्न ये कहते हैं कि हम तो बहुत सिंपल हैं तो हम सॉल्व कर लेंगे। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने को एनर्जी दे दी भाई सेमीकंडक्टर के एक्सेप्टर लेवल की, दैट इज 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट above the valence band obviously। what is the maximum wavelength of the light required to create a hole। wavelength कितनी होगी होल क्रिएट करने के लिए जो मैं उसके ऊपर डालूं। तो
तो ये तो भाई क्वेश्चन आपके डी ब्रोगली वेवलेंथ का लग रहा है मुझे तो, या अपन क्या कह रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स का लग रहा है। तो वहां पर आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको चाहो तो आपने ये तो याद कर रखा है 12400, और लेमडा ये एंगस्ट्रॉम में अगर डालना है तो याद है कि नहीं। तो यहाँ से हमें लेमडा निकालना है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई 12400 अपॉन ई। ये ईवी में आया था, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था ये एनर्जी। यहाँ पर लेमडा एंगस्ट्रॉम में डालते थे, इन लेमडा इन दिस इक्वेशन, लेमडा इज इन एंगस्ट्रॉम। याद आ गया होगा आपको कि यहाँ पर हम एस सी की वैल्यू हमने 12400 रख ली थी, या फिर आप चाहो तो एग्जैक्ट रख के भी निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाई ई। लेकिन इस केस में यहाँ पर ई को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना पड़ेगा, रख देंगे। चलो देखते हैं, आंसर मेरा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा इससे। तो 12400, ई की वैल्यू है मेरे पास 57। ये आप लोगों को क्या लग रहा है, ये मिली है या मेगा है? छोटा एम है, मिली है, दैट इज 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 217700 एंगस्ट्रॉम। मुझे पूरा भरोसा है आपकी कैलकुलेशन पे। आप लोग कैलकुलेशन बड़ी अच्छी करते हैं, ऐसा मुझे पता चला है। मुझे पूरा भरोसा है इसका आंसर 217700 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इससे सॉल्व होकर जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, अगर आप एनर्जी को ईवी में रखेंगे तो। ठीक है दोस्त, आसान क्वेश्चन था। आओ देखें अगला क्वेश्चन। A silicon specimen is made into a p-type semiconductor by doping on an average 1 indium atom per 5 into 10 raised to power 7 silicon atom। भाई साहब इसने बड़ी प्यारी बात बोल दी, इसने कहा इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं, इतने सिलिकॉन के एटम में सिर्फ एक, 5 इंटू 10⁻17 पास 5 इंटू 10⁻7 सिलिकॉन एटम में हम सिर्फ एक इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। हमने कहा ओके, फाइंड द नंबर और डेंसिटी ऑफ द एटम इन द सिलिकॉन स्पेसिमेन इज 5 इंटू 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब। तो हम तो बात कर लेते हैं, इन 1 मीटर क्यूब मेरे पास सिलिकॉन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सिलिकॉन के कितने एटम है, तो वो है 5 इंटू 10⁻28 एटम से। हमने कहा ओके, और आप पर एटम कितने एक एटम इंडियम का डाल रहे हो कितने पर, 5 इंटू 10⁻7। तो हमसे तो उसने कॉन्सेंट्रेशन पूछ रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम। तो जितने आपने इम्प्योरिटी एटम ऐड किए हैं वही तो एक्सेप्टर एटम की इंटेंसिटी होगी, डेंसिटी होगी। हम तो कॉन्सेंट्रेशन उससे निकाल लेंगे। तो देखो इतने तो टोटल सिलिकॉन के एटम है 1 मीटर क्यूब में, तो पर मीटर क्यूब अगर मैं देखूं नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम, तो अपने बच्चे बोलेंगे देखो ये हो जाएगा सर 5 इंटू 10⁻28, तो इसके पास टोटल थे, और पर एटम में आपने कितने डाले थे सर, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 10⁻7, इतने एटम आपने यहाँ पर डाल दिए थे। सॉल्व हो गया। तो ये आपके पास कितना आ गया, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 10⁻21 एटम पर मीटर क्यूब आपके पास यहाँ पर एक्सेप्टर एटम है। यूनिटरी मेथड से अपन ने सॉल्व कर लिया। तो पर मीटर क्यूब में इतने हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, तो कन्वर्ट कर लो। अब क्या है, तो क्वेश्चन खत्म। 10⁻21 एटम, मीटर क्यूब को 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, इसका होल क्यूब। ठीक है, आप लोगों को तो पता है ना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, मीटर को सॉरी +2 होगा ना, मीटर को सेंटीमीटर में। आप लोगों को तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आता ही है। 3 का क्यूब हो जाएगा 6, तो नीचे हो जाएगा 10⁻6, ये हो जाएगा एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 10⁻15 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि भाई अपने पास हम ये इतने एटम में एक एटम जोड़ रहे हैं, तो इतने एटम में कितने एटम। तो सिंपल यूनिटरी मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर लिया कि इस टोटल नंबर ऑफ एटम में से इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम पता चल जावेंगे। अगर आपको एक्सेप्टर एटम वाला कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता है, तो भैया एक काम करो, पहले यूनिटरी मेथड सीखो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। वो मैं यहां नहीं बताऊंगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आइए देखें। प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल
इलेक्ट्रॉन एंड होल, भाई साहब प्योर सिलिकॉन है, इसका मतलब अपन को ये जो कॉन्सेंट्रेशन दी गई है प्योर सिलिकॉन वाली, ये Ni रही होगी। ये तो एकदम समझ में आ गया कि एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। डोपिंग बाई इंडियम, होल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस टू 3 इंटू 10⁻22। भाई साहब NH भी दे दिया अपने को, तो ये आ गया अपने पास 3, अरे गंदी बात, 3 इंटू 10⁻22 मीटर क्यूब, ऑब्वियसली पर मीटर क्यूब है। कैलकुलेट NE पूछा है, हाय घटिया क्वेश्चन, कर लिया होगा बच्चों ने। NE इंटू NH मास एक्शन लॉ के हिसाब से Ni का स्क्वायर, तो Ne की वैल्यू हो जाएगी Ni का स्क्वायर अपॉन NH, तो Ni का स्क्वायर डाल देंगे तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻22। आओ सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 2.15 का स्क्वायर होता है 225, दैट इज 2.25 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 10⁻16 दूनी 32 डिवाइडेड बाई 10⁻22, और ये आपके पास हो जाएगा कितना 1.5, तो ये हो जाएगा 75, मतलब 0.75, 0.75 इंटू 10⁻22, और ये हो जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 7.5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने देख लिया कि मास एक्शन लॉ और इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। अगली क्लास में अपन देखेंगे कि हम जंक्शन डायोड कैसे बनाते हैं और उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगला लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी डाउट्स है कमेंट्स कर सकते हैं। आपको कुछ नोट्स और अगली अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम अपना क्रैश कोर्स जल्दी शुरू करेंगे, उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।